चाइना पाकिस्तान को कह रहा है कि भैया मेरा जो $100 बिलियन है वो लोन माफ हम नहीं कर सकते, वो हमको लौटाओ। इनकी सोच में कीड़ा है, इनका कुछ नहीं हो सकता है। दुनिया बांग्लादेश और हिंदुस्तान की अगर आप कंपैरिजन करें तो डायरेक्ट टैक्स और टैक्स टू जीडीपी आपका बहुत नजर नहीं आई, बल्कि बड़ी लोगों को उधार लेके तो बढ़ के लगा रहे हैं बैठ के, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उसकी निस्बत IMF की प्रेस रिलीज आप देखते हैं, उसमें वो परेशानी नजर आती है आपको जो पाकिस्तान के हुक्मरानों को होने। मुझे तो लगता है मोदी जी ने जो है वो ऑनलाइन जो रख दी है SCO की मीटिंग, वो भी शायद इसी वजह से रख दी, क्योंकि देखो आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। पाकिस्तान अब पाकिस्तानी ही बात कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान कब तक ऐसे लोन के सहारे चलता रहेगा, और चीन ने भी बोल दिया है कि जो हमने पैसा दिया है वो आपको वापस करना पड़ेगा, इतना बड़ा अमाउंट जो हमने दिया वो हमें वापस करो। अब इन फ्यूचर अब मुझे जो एक अमेरिकन प्रोफेसर और इंडियन एस्ट्रोलॉजिस्ट ने एक प्रेडिक्शन किया था पाकिस्तान के लिए, वो मुझे लगता है इन फ्यूचर बहुत सही होने वाला है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल पर बने रहिएगा। मेरा जो $100 बिलियन है वो लोन माफ हम नहीं कर सकते, वो हमको लौटाओ। तो पाकिस्तान की जो रुपी है वो तो मेरा ख्याल है $300 के तुलना में 300 के रेंज में घूम रहा है। ईरान ने कहा है कि हमारा वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था, यदि नहीं हुआ टाइम से तो $18 बिलियन का हम पेनल्टी लगाएंगे। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 30% हो गया है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इलेक्ट्रिसिटी का कर्ज है $8.5 बिलियन। पाकिस्तान ने मांगा IMF से $8 बिलियन, मिला 3। UNDP से मांगा $16 बिलियन, मिला 0। सऊदी अरबिया से आर्मी चीफ गया था जनरल नसीम मुनीर, मांगा $2 बिलियन, मिला 0। दिवालिया से बचने के लिए पाकिस्तान को चाहिए 10। मोदी जी बांसुरी बजाएंगे, ये नाचेंगे। और सऊदी अरबिया का जो प्रत्यक्ष रूप में हम व्यवहार देख रहे हैं ये उसी का स्वरूप। तो ये जो पाकिस्तान की जो अभी बेइज्जती हो रही है, ये तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि डिफेंस बजट काफी हद तक डिफेंस पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स हैं। इंटेलिजेंस दे ब्लडी फूल्स। आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। एग्जैक्टली। अब मैं जानना चाहता हूं कि इनके 23 दफे इन लोग गए हैं। माफ करिए अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूं कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। सही बात। और कुछ नहीं सीखा। तो आप मुझे बताएं ये किस चीज पे इन लोग खुशी हो रही है, किस चीज पे एक प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है इट्स डिमीनिंग कि मैं 3 दफे फोन किया, 2 दफे उसके दरवाजे के पीछे बाहर खड़ा रहा और फिर आखिर मैंने जाके ये काम किया। माय गॉड, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है? एंड द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, न्यूक्लियर पावर, 7th लार्जेस्ट आर्मी, और यू 24 दफे तुम अपना इकोनॉमी को लोग आके तुम्हें सबक सिखाते हैं। एक छोटे आइलैंड्स के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? मुझे तो लगता है मोदी जी ने जो है वो ऑनलाइन जो रख दी है SCO की मीटिंग, वो भी शायद इसी वजह से रख दी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का टैलेंट किसी से ढका छुपा नहीं है। तो हो सकता है मोदी जी ने सोचा हो कि अगर ये हमारी कंट्री में आके SCO की मीटिंग में शिरकत करेंगे तो क्या पता वापस जाते हुए 1-2 बिलियन हमें भी देने पड़ जाए। इसलिए कि जिस तरह से किस्से सुनाते हैं, जिस तरह से स्टोरीज अपनी बताते हैं दुख भरी शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जो अपनी जेब में हाथ डाल के कुछ पैसा ना दे दे। तो शायद मोदी जी, क्योंकि खुद भी एशियन है, हम पहले रह भी चुके हैं जी, हिंदुस्तान के साथी थे वो, तो बाद में हमने वो 2 नेशन थ्योरी वाला चूरन खिला के हमने इधर कंट्री बना ली। लेकिन ये जरूर है कि वो इस वजह से जो है हमारे जहनों को पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि मोदी जी ने कहा होगा भैया इनको तो ऑनलाइन ही रखो, अगर ये आ गए तो बस फिर तो काम हो गया हमारा, और फिर हमें कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा, क्योंकि बगैर लिए मोगेम्बो का भतीजा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया है ऑयल का हिंदुस्तान। कमाल देखिए, जो हम लोग इंपोर्ट करते थे, मतलब मोदी जी से कोई सोचे सीखे कि बिजनेस कैसे किया जाता है। माल तुम्हारा नहीं, माल दूसरे देश से लिया,
थोड़ा लिपस्टिक लगाया और बेच दिया। ये बोलते हैं कॉम्पिटेंस, ये बोलते हैं काबिलियत। ये मोदी इंडिया में ही पॉसिबल है। और जयशंकर जी जाके यूरोप में उनको लथार मार के आ जाते हैं कि अपना आर्टिकल 844 तो देख लो, जो कहता है कि किसी देश से आदमी इंपोर्ट करता है और वहां प्रोसेस कर लेता है तो माना जाएगा कि जहां प्रोसेस हुआ वही देश है पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट। पुराना बात, JF-17 जो चाइनीज फाइटर जेट है 40% ग्राउंडेड हो गया है। 4 ब्रिगेड डॉक हो गए हैं कि बिना फ्यूल के। जनरल बाजवा ने कहा कि हमारे पास टैंक के लिए भी फ्यूल नहीं। आर्मी के पास पैसा नहीं है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे सोल्जर्स को पैसा देने के लिए। 2.50 करोड़ चिल्ड्रन स्कूल नहीं। देखिए हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। मिसाल के तौर पे लेबर एक्सपोर्ट अच्छी चीज है, लेबर एक्सपोर्ट अच्छा चीज है। आप मुझे बताएं, आप अपने लोगों को भेजते हैं तो रिमिटेंसेस के लिए लोग दुनिया में भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो रिमिटेंस उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ये तो आप अपने लोगों को भगाते हैं इधर से। माने इतना बुरा कर दो पाकिस्तान के कोई ठहरना ना चाहे, इसलिए कि रिमिटेंसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के कर्जों के बारे में। और कल के दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से प्रेशर आ रहा है। PIA पाकिस्तान की जो एयरलाइंस है उसका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पाकिस्तानी दे नहीं रहे हैं। और पाकिस्तान वैसे भी सऊदी अरेबिया से बहुत सारा कर्जा लेके बैठा हुआ है, तो डबल झंझट। और इस वजह से पाकिस्तान के साथ ये सीन क्रिएट हो रहा था कि PIA के विमान जब्त किए जा सकते हैं, जैसा कि पहले मलेशिया में हो चुके हैं। और जो हज पर आने वाले यात्रियों पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। मतलब ओवरऑल सभी बेचारे पाकिस्तानी जो तीर्थ यात्री हज पर जा रहे हैं उन पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी इनके जो करप्ट लोगों की वजह से। अब सीन ये हो रहा है कि चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान में प्रेशर आया कि हमारा अब जो कर्जा है, बहुत बड़ा अमाउंट है पाकिस्तान का, है ना, और चाइना का जो कर्जा है वो वापस आपको देना पड़ेगा। अब सीन ये क्रिएट हो रहा है कि ये सब कैलकुलेशन मैं मिला रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को ये सब चीज़ों से बचने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान रहे ही ना। मतलब पाकिस्तान नाम की कंट्री का अगर अस्तित्व ख़त्म हो जाता है तो ये सब चीज़ों से बड़ी आसानी से वो बच सकता है। तो उसके लिए ये जो 2000 मेरे हिसाब से 23 चल रहा है, आने वाले 10 साल में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान नाम की कोई कंट्री रहने वाली है। 10 साल की बात कर रहा हूँ, कई लोग सोचते हैं 2025-30 नहीं, 10 साल ये अभी लगेंगे इसको मिनिमम टूटने में। जिस हिसाब से ये लोग जा रहे हैं, ये लोग, इनकी कोई इकोनॉमी ही नहीं है, कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। अगर लोगों के अंदर पोटेंशियल भी है तो वो पाकिस्तान में रहकर कैसे काम करेगा, वो कैसे बिजनेस स्टार्ट करेगा। मतलब आप ये समझिए कि जो बांग्लादेश है, ये मैं टी-शर्ट पहना हूँ मेड इन बांग्लादेश। आप एडिडास पहनो, आप नाइकी पहनो, आप बड़े बड़े ब्रांड पहनो, सारे बांग्लादेश में बन रहे हैं। तो आप समझो कि बांग्लादेश ने अपने आप को इतना इस्टेब्लिश किया है कि आज जो मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बांग्लादेश की, वो दुनिया में टॉप पर चलती है। इंडिया से तो बहुत आगे है, आप समझ सकते हो, इतना चीप लेबर उन्होंने है। तो उन्होंने उस चीज़ पर पकड़ बना लिया है। और समझ लो आप, बांग्लादेश के अंदर वो पोटेंशियल था तो उन्होंने उस पोटेंशियल का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं। हालांकि बांग्लादेश भले हमसे टेक्सटाइल में आगे, लेकिन हम बांग्लादेश से दूसरे क्षेत्रों में बहुत ही आगे हैं। समझ रहे हो आप। भारत और बांग्लादेश ही इस रीजन के दो ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, बाकी तो सब नीचे जा रहे हैं। पाकिस्तान की तो हालत अफ़गानिस्तान और श्रीलंका से भी ख़राब है, ऐसा कई बार मायने में देखा जाता है, क्योंकि इनकी आबादी भी बड़ी है और लोगों के खर्चे भी ज़्यादा हैं। तो उस हिसाब से ये कंट्री बहुत डाउन जा रही है। अब चाइना अगर अपना कर्जा वापस लेने पे आ गया तो ये तो वापस कर नहीं पाएंगे, और चाइना इनका लीज़ पे लेगा, कुछ ना कुछ ठेके पे लेगा, तो ये फिर पाकिस्तान इनडायरेक्टली गिरवी रहेगा। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में?